हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य सागर की कहानी भेड़े और भेड़िए, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, इस कहानी के कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। और ऑलरेडी बच्चों मैंने आप लोगों को इस कहानी की एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझा दी है। कहानी का उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता जैसे प्रश्नों के उत्तर आप किस ढंग से लिख सकते हैं, इसके संबंध में मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख लें, ताकि उनका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, उन्हें कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, और आज हम लोग कुछ अच्छे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न एग्जाम में आपके आ सकते हैं और उनके उत्तर आप किस ढंग से लिखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को मालूम है कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो कहानी से ही रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक पैराग्राफ को आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है और उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न होते हैं बच्चों वो पूरी कहानी को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आपको निश्चित रूप से कहानी अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहानी के जो घटनाक्रम हैं, मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण पूछ लिया जाता है, या फिर आपको किसी भी कथन के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, किसने किससे इस तरह की बातें कही हैं। ठीक है, तो इस तरह के ही प्रश्न आते हैं और मैंने प्रयास किया है कि आपके लिए ऐसे ही प्रश्न तैयार करूं जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आप किस ढंग से लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं कुछ अच्छे प्रश्नों के उत्तर। भेड़े और भेड़िए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। गद्यांश 1। पशु समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, वन के पशुओं ने एक मत से क्या तय किया और क्यों? उत्तर है, वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय किया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो, जिससे पशु समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी परिवर्तन का क्या अर्थ है, समझाकर लिखिए। उत्तर है, क्रांतिकारी परिवर्तन से आशय है कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। यह एक बड़ा बदलाव है क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले पशु समाज अपने को सभ्य नहीं समझता था, किंतु अब वे सभ्यता के उस स्तर तक पहुंच गया है कि एक अच्छी शासन व्यवस्था को अपना सके। इस बड़े बदलाव को ही क्रांतिकारी परिवर्तन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो प्रजातंत्र की स्थापना हो, यही एक बहुत बड़ा बदलाव है इस पशु समाज में, इसलिए ही इसको क्रांतिकारी परिवर्तन का नाम दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन प्रदेश की भेड़ों की क्या विशेषता थी, वह कैसे समाज की स्थापना करना चाहती थी? उत्तर है, वन प्रदेश की भेड़ें निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। भेड़ें ऐसे समाज की स्थापना करना चाहती थीं जहां कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दें, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर आधारित समाज हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपकी पुस्तक में ही पूरी लाइंस लिखी हुई है, उसके आधार पर ही आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वन प्रदेश में हर्ष की लहर क्यों दौड़ गई? सुख समृद्धि और सुरक्षा के स्वर्ण युग का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो, इसलिए पशु समाज में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग का अर्थ है कि जब वह प्रदेश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था होगी, जब वन प्रदेश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था होगी तो सभी पशुओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे। यह ऐसा सुनहरा अवसर है जब वे अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे, जिससे सभी पशुओं के मन में सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आ गया, ऐसा भाव जागृत हुआ, जिससे उनके मन में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। ठीक है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था
का शासन हो, ऐसा सोच करके ही लोगों की जो पशु समाज है उनके मन में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी और यही एक क्रांतिकारी परिवर्तन था जिसे स्वर्ण युग के रूप में वो देख रहे थे। ठीक है, अगला गद्यांश है, बड़े भोले हैं आप सरकार, अरे मालिक रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर यह तो सियार है। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपयुक्त कथन कौन, किससे और क्यों कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रश्न है बच्चों, कौन, किससे और क्यों। उत्तर इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत कथन बूढ़ा सियार भेड़िए से कह रहा है। ठीक है, और क्यों कह रहा है, बूढ़ा सियार भेड़िए के मन में सियारों के प्रति उत्पन्न शंका का समाधान करते हुए उपयुक्त कथन कहता है, जिसका तात्पर्य है कि रूप रंग बदलने से तो आदमी लोगों में भी बदलाव हो जाते हैं, सियार तो निश्चित रूप से बदल ही जाएंगे, क्योंकि वह तो छल कपट के लिए बदनाम ही हैं, अर्थात सियार तो बहुरूपीय होते हैं। ठीक है, सियार एक जीव के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो बहुरूपीय होते हैं, अलग अलग रूप बदल लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप किस प्रकार बदला। उत्तर है, बूढ़े सियार ने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए भेड़िए का रूप बदला, उसके मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए, उसे एक संत के रूप में बदलकर भेड़ों के सामने उनका हित चिंतक और शुभ चिंतक के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये कहानी में ही आप पढ़ेंगे बच्चों कि मैं बार बार आपको कहती हूँ, जो भी विवरण है कहानी में उसे आप जरूर ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि उसमें प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं। ठीक है, तो भेड़ियों को किस प्रकार से उसका रूप परिवर्तन किया था बूढ़े सियार ने, तो उस पर ही ये प्रश्न है और इस तरह से ही आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, बूढ़े सियार ने किन 3 बातों का ख्याल रखने को कहा और क्यों। बूढ़े सियार ने भेड़िए को किन 3 बातों का ख्याल रखने को कहा और क्यों। ठीक है, तो उत्तर इस तरह से लिखेंगे आप, बूढ़े सियार ने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए 3 सियारों को रंगने के पश्चात भेड़िए को संत के रूप में बदला और उससे 3 बातों का ख्याल रखने को कहा। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर न उठाएं, हमेशा जमीन की ओर ही देखें और कुछ न बोलें। ये 3 ही बातों का ख्याल रखने के लिए बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा था। यदि उसने ऐसा किया तो उसकी पोल खुल जाएगी, सभा में बहुत सी भेड़ें होंगी, उन पर गलती से भी हमला न कर बैठे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि भेड़िए के मन में लालच आ जाएगा और भेड़े को देख करके उस पर हमला कर बैठेगा, तो इसलिए ही बूढ़े सियार ने उसको इन 3 बातों का ख्याल रखने के लिए कहा था, क्योंकि वो वहां पर संत की भूमिका में जा रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बूढ़े सियार ने 3 सियारों को किन किन रंगों में रंगा, वे किसके प्रतीक हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 सियारों थे वहां पे और उनको किन किन रंगों में रंगा और किसके प्रतीक हैं। ठीक है, किसका संकेत दे रहे हैं वो, इस बात में का उत्तर देना है आपको। ठीक है, यानी 2 प्रश्न है यहाँ पे। उत्तर इस ढंग से लिखेंगे आप बच्चों, बूढ़े सियार ने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए तीनों सियारों को अलग अलग रंगों, क्रमशः पीले, नीले और हरे रंग में रंग दिया। भेड़ों के समक्ष उन्हें इन प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया। पीले रंग का सियार विद्वान, विचारक और कवि और लेखक था। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता ही है बच्चों कहानी में कि पीले रंग का सियार क्या था, विद्वान, विचारक, कवि और लेखक। नीले रंग का सियार नेता और पत्रकार की भूमिका में था। हरे रंग का सियार धर्म गुरु का प्रतीक है। ये सभी रंगे हुए सियार समाज के वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, यानी ये प्रतीकात्मक कहानी है चूंकि बच्चों, तो हमारे समाज में इस वर्ग विशेष के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन तीनों सियारों को 3 रंगों में बूढ़े सियार ने रंगा था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को समझाई है बच्चों, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी
ठीक है, तो एक एक्सप्लेनेशन आप समझे रहेंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग गद्यांश 3 है। ये इस लोक के जीव तो है नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ठीक है, गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, रंगीन प्राणी कौन थे, उनके संबंध में बूढ़े सियार ने क्या बताया। उत्तर आप इस ढंग से लिख सकते हैं बच्चों। रंगीन प्राणी 3 रंगे हुए सियार थे जो क्रमशः पीले, नीले और हरे रंग में रंगे थे, जो वास्तव में बहुरूपीय थे। बूढ़े सियार ने तीनों रंगे हुए प्राणियों को स्वर्ग के देवता के रूप में प्रस्तुत किया, जो पृथ्वी पर सदुपदेश देने आए हैं। पीले रंग का सियार विचारक और कवि है, नीले रंग का सियार नेता और स्वर्ग का पत्रकार है, और हरे रंग का सियार धर्म गुरु है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों जो विवरण है कहानी का वही आपको लिखना है। ठीक है, तो उसे आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा बच्चों कहानी में, और निश्चित रूप से आप इसका उत्तर ढंग से लिख पाएंगे। अगला प्रश्न है, चुनाव के समय भेड़िए का प्रचार किसने किया, उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर है, चुनाव के समय भेड़िए का प्रचार बूढ़े सियार ने किया। ठीक है, बूढ़ा सियार समाज के अवसरवादी, चापलूस और स्वार्थी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो भ्रष्ट और ताकतवर नेताओं की हाँ में हाँ मिलाकर अपना काम निकालते हैं। कहानी में बूढ़ा सियार भेड़िए के आसपास रहता है, उसके द्वारा फेंके गए हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर ही अपना पेट पालता है, भेड़ियों के आगे पीछे दुम हिलाता रहता है, उसकी सेवा करता रहता है और हुआ हुआ कर भेड़िए की जय जयकार करता है। बूढ़ा सियार अत्यंत ही धूर्त, चालाक, स्वार्थी, कपटी और साथ ही बुद्धिमान भी है। बूढ़े सियार की बुद्धिमत्ता का परिचय इस बात से लगता है कि वन प्रदेश में भेड़िए की संख्या कम होने के बाद भी इस प्रकार की चुनावी योजना बनाता है कि भेड़िया वर्ग चुनाव जीत जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको बूढ़े सियार का एक तरह से चरित्र चित्रण ही लिखना है, जैसे कहते हैं ना कि मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण। तो इस कहानी में मुख्य पात्र की अगर भूमिका के रूप में हम देखें तो बूढ़ा सियार ही है। पूरी जो रूपरेखा बनाई है उसने चुनाव की, वो वही उसने ही की है, तो उसके ही बारे में आपको पूरा स्पष्टीकरण देना है। ठीक है, चूंकि वो किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसके अनुसार भी आपको उसके चरित्र की विशेषताएं या चरित्र चित्रण लिखेंगे। ठीक है, तो उसका संक्षिप्त परिचय इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भेड़े और भेड़िए की कहानी एक जंतु कथा है या प्रतीकात्मक कथा, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये उत्तर आप इस ढंग से लिखेंगे बच्चों कि भेड़े और भेड़िए कहानी मूलतः एक प्रतीकात्मक कथा है। ठीक है, जिसे जंतुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस कथा में प्रत्येक जीव किसी न किसी के प्रतिनिधि हैं। भेड़ नेक, ईमानदार और भोली भाली जनता का, भेड़िया चुनाव जीतने वाले सत्ताधारी शोषक वर्ग का, सियार चुनावी उम्मीदवार की चापलूसी करने वाला तथा प्रचार करने वाले के रूप में है। रंगे हुए सियार भी किसी न किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीला सियार विचारक और कवि है, नीला सियार नेता और पत्रकार है, और हरा सियार धर्म गुरु का प्रतीक है। ठीक है, ये सभी जीव आज के समाज में वर्ग विशेष का रूप चित्रित करते हैं, साथ ही चुनाव में हुए प्रचार तंत्र की पोल खोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी बच्चों चूंकि प्रतीकात्मक है और हमारे समाज का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत कर रही है, कह सकते हैं कि सच्चा रूप प्रदर्शित कर रही है, तो इसलिए ही इस कहानी के जो भी पात्र हैं वो किसी न किसी प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, तो किसी न किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसके आधार पर ही कहानीकार ने इस कहानी की रचना की है। तो आप इस ढंग से ही इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, भेड़े और भेड़िए कहानी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं।
तो उत्तर है भेड़े और भेड़िए कहानी राजनीतिज्ञों के षड्यंत्र की पोल खोलती हुई कथा है। लेखक ने कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि सामान्य जनता को चुनाव में अपने वोट के अधिकार का सही और सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ताकतवर नेता और उनके चापलूस प्रचार तंत्र के माध्यम से गलत को सही और सही को गलत साबित कर देते हैं। अतः भोली भाली जनता को उनकी बातों में न आकर अपने विवेक से वोट के अधिकार का सतर्क और सावधान होकर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे उत्तर में बच्चों आप लोग इस पंक्ति को जरूर लिखिएगा। अतः भोली भाली जनता को उनकी बातों में न आकर अपने विवेक से वोट के अधिकार का सतर्क और सावधान होकर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो ताकतवर नेता होते हैं वो प्रचार के माध्यम से जो बुरे व्यक्ति हैं उनको भी अच्छा साबित कर देते हैं और भोली भाली जनता उस समय उस बात पर विश्वास कर लेती है। गलत बड़े बड़े वादे करते हैं नेता लोग, लेकिन बाद में वो वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, उनके लिए लाभकारी हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि लेखक का यही संदेश है। इस कहानी के माध्यम से जो शिक्षा मिलती है वो भी यही है। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं आप। अगला गद्यांश है बच्चों, यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, कथन से क्या तात्पर्य है? उत्तर आप इस ढंग से लिखेंगे, यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, कथन का तात्पर्य है कि यह सभी भेड़ियों अर्थात सभी सत्ताधारी शोषक वर्ग की कथा है, जो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। कहानी में भेड़िए भ्रष्ट सत्ताधारी शोषक वर्ग का प्रतीक है। शोषक वर्ग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मिथ्या प्रचार करता है और चुनाव जीतने के पश्चात भेड़ रूपी सामान्य भोली भाली जनता का शोषण करता है। ठीक है, तो सत्ताधारी बच्चों जो लोग होते हैं, यानी जो सरकार में आ जाते हैं, जो वोट के माध्यम से अपनी सरकार बना लेते हैं जीत करके, चुनाव जीतने के पश्चात, तो वो शोषक वर्ग यानी जो किसी की भी का फायदा उठाए, किसी के कार्य का या किसी की मेहनत का, किसी के भोलेपन का फायदा उठाए, उसके कार्यों का, उसकी मेहनत का फायदा उठाए, तो वो शोषक वर्ग होता है। और शोषण यानी उनका शोषण होता है, जो भोली भाली जनता है उनका फायदा उठाया जाता है, उन्हें बिना मतलब से कह सकते हैं कि परेशान किया जाता है, इस तरह से कह सकते हैं। तो इस तरह से मिथ्या प्रचार चूंकि करते हैं शोषक वर्ग के लोग, अपने स्वार्थ के लिए मिथ्या यानी झूठा प्रचार करते हैं। चुनाव प्रचार में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बाद में वो जो है भोली भाली जनता को प्रताड़ित करने का ही कार्य करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में भेड़, भेड़िए और सियार आज के समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? उत्तर है, प्रस्तुत कहानी में भेड़ें भोली भाली सीधी सादी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो शांति, स्नेह, बंधुत्व और सुरक्षा चाहते हैं। भेड़िए चुनाव जीतने वाले सत्ताधारी शोषक वर्ग के रूप में हैं, जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मिथ्या प्रचार करते हैं। सियार भेड़िए रूपी भ्रष्ट नेताओं के आसपास रहने वाले चापलूस लोगों के रूप में हैं, जो अवसरवादी होते हैं और शोषक वर्ग के गलत कार्यों में सहयोग देते हैं और अवसर का लाभ उठाते हैं। ठीक है, तो ये अवसरवादी लोग होते हैं, जो सियार लोग होते हैं, जो चापलूस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, भेड़ों को क्या विश्वास हो गया और क्यों, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, बूढ़े सियार ने भेड़िए के पक्ष में इतना अच्छा विचार व्यक्त किया कि भेड़ों को विश्वास हो जाता है कि भेड़िया अब संत बन गया है, वह शुद्ध शाकाहारी हो गया है तथा वह हिंसा छोड़कर समाज का सेवक बन गया है।
भेड़िए बलवान होते हैं, वे भेड़ों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। अतः भेड़ों को यह विश्वास हो जाता है कि भेड़िए से बड़ा उनका हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव में किस वर्ग को विजय प्राप्त हुई? चुनाव जीतने के पश्चात उनके द्वारा पहला कानून क्या बनाया गया? उत्तर है, पंचायत के चुनाव में भेड़िया वर्ग को विजय प्राप्त हुई। चुनाव जीतने के पश्चात भेड़ियों ने भेड़ों के भलाई के लिए पहला कानून बनाया। हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ दी जाए तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। इस प्रकार हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई यह कहानी प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर करारा व्यंग है। ठीक है, ये पूरी कहानी जो है वो आज के समाज में प्रजातांत्रिक जो चुनावी व्यवस्था है उस पर एक करारा व्यंग करती है, क्योंकि पंचायत का चुनाव जीतने के पश्चात भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए जो नियम बनाए, जो कानून बनाए, वो भेड़ों के लिए दुखदाई ही था। ठीक है, तो ये थे बच्चों भेड़े और भेड़िए कहानी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स, जो उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको समझ में आ गए होंगे। और एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझा दिया है, तो उसकी वीडियो भी आप देख लीजिए। तब आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।